Hello, am I audible? हम लोग ने अभी क्या देखा कि लीनियर कांग्रेंस के पास सॉल्यूशन कब होगा, लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन के पास कब सॉल्यूशन होगा। ऐसे ही हम लोग क्या लेते हैं, अगर मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले रहा हूं, ठीक है, अब इसके पास भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा या नहीं एग्जिस्ट होगा। ठीक है, अगर मान लो इसके पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो हम लोग ए को क्या बोलेंगे कि ए जो है वो क्वाड्रेटिक रेसिड्यू होगा। अगर मान लो वो इसके पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो ए को हम लोग क्या बोलेंगे कि ए इज अ नॉन रेसिड्यू, अरे नॉन क्वाड्रेटिक रेसिड्यू मॉडुलो एन। ठीक है, तो अब इसके पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट कब होगा। ठीक है, तो ये सॉल्वेबल कब होगा, जैसे इसमें हम लोग क्या करते थे, इसका जीसीडी चेक करते थे कि ए एन का जीसीडी अगर बी को डिवाइड कर रहा है तो इसके पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा। ए और बी का जीसीडी अगर सी को डिवाइड कर रहा है तो इसके पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा। ऐसे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा, जब इसका जो लीजेंडर सिंबल है ए बाय पी, यहाँ पे इसको सपोज अगर पी लिखेंगे तो ए बाय पी ये 1 आना चाहिए। अगर ए बाय पी ये जो भी सिंबल है अगर ये 1 आ गया तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये ए जो है ये क्वाड्रेटिक रेसिड्यू मॉडुलो पी होगा। अगर इसके पास सॉल्यूशन नहीं है तो ए इज अ नॉन क्वाड्रेटिक रेसिड्यू मॉडुलो पी। ठीक है, अब ये लीजेंडर सिंबल का अपने को प्रॉपर्टी याद रखना है। ठीक है, वो प्रॉपर्टी का यूज करके अपने को इसको सॉल्व करना पड़ता है। ये जस्ट एक सिंबल है। हाँ, अब ए बाय पी, अब इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहला फॉर्मूला आता है, मान लो अगर ए अपने पास 1 है, ठीक है, तो किसी भी प्राइम के लिए अगर ये अपने पास 1 यहाँ पे तो इसका आंसर हमेशा क्या आ जाता है 1। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं 1/2 लूँ तब भी 1 आएगा, मैं 1/3 लूँ तब भी 1 आएगा। तो इसका मतलब अगर मैं 1 ले लूँ ए के प्लेस पे तो उसके पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे किसी भी प्राइम के लिए। ठीक है, ऐसे अगर -1 रहेगा तो उस केस में -1/p-1/2। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपने को निकालना है -1/2 तो ये क्या आ जाएगा, -1 2 -1/2। ये काम करते हैं 3 ले लेते हैं, 3 -1/2 ये कितना आ जाएगा अपने पास, 3 -1 2/2 यानी कि 1। तो ये क्या आ जाएगा -1। तो इसका मतलब ये सॉल्वेबल नहीं है। अगर मैं कोई क्वाड्रेटिक रेसिड्यू ले लूं x² - 1 मॉड्यूलो 3 तो ये मतलब सॉल्वेबल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसका जो लीजेंडर सिंबल क्या आ रहा है -1। तो ये तभी सॉल्वेबल होगा जब ये क्या आना चाहिए 1। तो ये अपने पास फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया कि 1/p हमेशा 1 आना चाहिए, -1 रहेगा तो ये -1/p-1/2। ऐसे 1 के लिए हो गया, -1 के लिए हो गया। अगर 2 होगा तो 2/p इज इक्वल टू -1/p² - 1/8। ठीक है, तो यहाँ पे p -1/2 था, अगर 2 रहेगा तो -1/p² - 1/8। ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट अगर मान लो 1 आ गया तो हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं, -1 आ गया तब डायरेक्ट निकाल सकते हैं, अगर 2 आ गया तब डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ऐसे मान लो अगर वो a² के फॉर्म में तब भी इसका क्वाड्रेटिक सॉरी इसका लीजेंडर सिंबल क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये दो है, एक तो अगर मान लो मैं इस फॉर्म में लिख पा रहा हूं a इंटू बी बाई पी, तो इसको हम लोग a बाई पी और b बाई पी के फॉर्म में इसको ब्रेक कर सकते हैं। और दूसरा अगर मान लो p बाई क्यू को अगर इसको कन्वर्ट करना है q बाई पी में तो हम लोग क्या करेंगे, -1/p-1/2 और q-1/2 इंटू क्यू बाई पी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा यूज इसका ही करते हैं। बट याद रखना सेट के एग्जाम में जो डायरेक्ट इससे आ रहा है ना, ये 1 2 या इसके पहले जो 3 प्रॉपर्टी दिखे उसका यूज करके वही सॉल्व करना है।
जिसमें भी ये यूज होगा इसको अवॉइड करना, इसमें काफी टाइम चले जाता है, ठीक है। P बाई क्यू इज इक्वल टू -1/P-1/2, Q-1/2, और ये उसका रिवर्स हो जाएगा, P बाई क्यू है तो यहाँ पे Q बाई P आ जाएगा। तो एग्जांपल्स देखते हैं, समझ में आ जाएगा ये। जैसे देखो, अब क्वेश्चन कैसे आएंगे इसके, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक रेसिड्यू मॉडुलो 43। इसका मतलब क्या कह रहा है कि a के प्लेस में -1 दिया है, एक बार 40 गिवन है, एक बार 2 गिवन है और एक बार 3 गिवन है। इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक रेसिड्यू मॉडुलो 43 होगा, मतलब n के प्लेस पे क्या किया है, 43 किया है। तो कब होगा, जब उसका लीजेंडर सिंबल क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब एक में -1 लेंगे a के प्लेस पे और p के प्लेस पे 43, एक बार a के प्लेस पे 40 लेंगे, एक बार a के प्लेस पे 2 और एक बार a के प्लेस पे 3। तो एक एक करके ये कैलकुलेट करना है। अब a को अगर मैं -1 ले रहा हूं तो लीजेंडर सिंबल क्या आ जाएगा अपने पास, -1/p मतलब 43। तो इसका फॉर्मूला क्या था अपने पास, -1/p-1/2। तो ये क्या आ जाएगा, p कितना है अपने पास 43, 43 में से 1 माइनस करेंगे तो 42, और 42 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 21। तो ऑड आ रहा है, इसका मतलब आंसर क्या आ गया, -1। मतलब यहाँ पे a जो है ये नॉन क्वाड्रेटिक रेसिड्यू मॉडुलो 43 आ जाएगा। ये क्लियर है सबको। अब ऐसे अगर मैं a को 2 ले रहा हूं तो 2/43, इसके लिए फॉर्मूला क्या था, -1/p² -1/8। तो ये क्या आ जाएगा, p² मतलब 43 का स्क्वायर, 43 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये 50 से कम कितना है, 7, तो 25 - 7 18, और 7 का स्क्वायर 1849, ठीक है। और इसमें से 1 माइनस कर देंगे तो 1848, इसको 8 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 2, और फिर उसके बाद ये 24 का 3 और 1, तो ऑड आ गया, इसका मतलब ये भी क्या आ जाएगा, -1, ठीक है। तो मतलब ये भी सॉल्युबल नहीं है। ऐसे a को मैं अगर 3 ले रहा हूं तो 3/43। अब इसके लिए अपने पास कोई डायरेक्ट, सॉरी 3/43 नहीं, 3 है ना, हाँ 3/43 आ रहा है। अब इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं था, तो इसके लिए हम लोग कौन सा यूज करेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे। मतलब इसको क्या लिखना है मुझे, 43/3 लिखना है। इससे बेनिफिट क्या होगा, जब हम लोग मॉडुलो 43 ले रहे थे ना, अब ये उल्टा हो जाएगा, 3 मॉडुलो। तो 3 मॉडुलो लेंगे तो इसका मतलब क्या है, मैं 43 को 3 से डिवाइड करके सिर्फ रिमाइंडर लिख सकता हूँ। तो 43 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 का मल्टीपल मतलब 3 × 14 + 1, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 में। ये समझ में आया सबको। ये जो यहाँ पे रहता है ना, ये n रहता है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो भी नंबर है मैं उसको n से डिवाइड करके सिर्फ उसका रिमाइंडर लिख सकता हूँ। तो अगर मैं इसको रिवर्स करूंगा तो 3 नीचे आ जाएगा, तो 43 को जब 3 से डिवाइड करके इसका रिमाइंडर क्या आने वाला है, सिर्फ 1। ये क्लियर है सबको। और यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, -1/p-1/2 इंटू q-1/2। तो p यहाँ पे 3 है अपने पास, q इज इक्वल टू 43, तो ये आ जाएगा -1/3 -1/2 इंटू 43 - 1/2, और ये आ जाएगा 1/3। और यहाँ पे अगर ऊपर 1 हो तो इसका आंसर हमेशा क्या आता है, 1। तो सिर्फ इसका साइन देखना है अपने को। तो -1/3 - 1 2/2 यानी 1, और ये 43 - 1 42/2 मतलब 21। तो ये क्या आ जाएगा, -1 और ये 1, तो आंसर कितना आ गया, -1। तो मतलब ये भी सॉल्युबल नहीं है। बचा क्या, 40, तो इसका मतलब 40 ये क्या होगा, सॉल्युबल होगा। इसको डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये तीनों क्लियर था। -1 के लिए भी सॉल्युबल नहीं है, 2 के लिए भी सॉल्युबल नहीं है, और 3 के लिए सॉल्युबल नहीं है। अब अगर 40 के लिए चेक करना है, 40/43, पहले तो देखो मैं एक तो इसको क्या कर सकता हूँ, 43/40 कर सकता हूँ, ठीक है। एक तो उसका यूज करके सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। एक तो मैं इसको लिख सकता हूँ 43/40, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, -1/40 - 1/2। बट यहाँ प्रॉब्लम क्या आ जाएगा, ये 40 - 1 करेंगे 39, ये पॉइंट में आ जाएगा, तो फिर ये यूज नहीं करते इसमें, ठीक है। इसमें कौन सा यूज करेंगे, ये हम लोग देखे थे ना कि a × b/p
ये किसके इक्वल आ जाएगा, a बाई पी और b बाई पी, इसका यूज करते हैं इसमें। अब इसको देखो, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू 5 इंटू 4, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 2 बाई 43, एक आ जाएगा 5 बाई 43 और एक आ जाएगा 4 बाई 43। ये ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, देखो मेरे पास 2 बाई 43 की वैल्यू ऑलरेडी है, ये क्या आ जाएगा -1। 4 बाई 43 हम लोग ने क्या देखा था कि ए स्क्वायर बाई पी, इसकी वैल्यू हमेशा क्या आ जाती है 1, तो ये भी क्या आ जाएगा अपने पास 1। अपने को सिर्फ क्या निकालना है, 5 बाई 43, तो ये अपने पास -1 है। इसको अगर मैं उल्टा करूंगा तो ये आ जाएगा 43 बाई 5, और जब इसको 5 से डिवाइड करूंगा तो ये क्या आ जाएगा अपने पास 2 बाई 5, और यहाँ पे क्या लिखेंगे -1/5 -1/2, और ये आ जाएगा 43 -1/2, और इसकी वैल्यू कितनी थी -1, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब सिर्फ ये निकाल लो, 5 -1 2, 2/2 कितना आ जाएगा 1, अरे 5 -1 4/2 2, तो ये इवन मल्टीपल है ना, यहाँ पे जो भी वैल्यू है, तो ये 2 आ गया, इसका मतलब इवन मल्टीपल है, तो आंसर क्या आ जाएगा अपने पास 1। क्लियर है सबको ये। तो यहाँ पे इसमें सब फॉर्मूला यूज होगा, जितना हम लोग लिखे थे सब इसमें यूज हो गया, लेकिन बाकी सब में सारे फॉर्मूले यूज नहीं हो रहे थे। क्लियर है सबको, क्वाड्रेटिक रेसिड्यू मॉडुलो कैसे चेक करना है, बट इसके लिए जितने भी फॉर्मूले हैं वो सब याद होना चाहिए। इसमें से -1 2 और 3 ये एलिमिनेट हो गया, सिर्फ 40 वाला अपना करेक्ट आ रहा है। ये भी डायरेक्ट बता सकते हैं हम लोग। टू के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है ना अपने पास, पी स्क्वायर -1/8, ठीक है, तो कैलकुलेट करो इसका डायरेक्ट। अब सुनो, यहाँ पे मेरा ए फिक्स है ना, तो ए अगर 2 है तो पी चाहे जो भी प्राइम नंबर हो, अगर यहाँ पे ये 2 आ रहा है तो 2 बाई पी, इसका आंसर क्या आता है -1 पी स्क्वायर -1/8। अब ये लीजेंडर सिंबल क्या आना चाहिए 1, अब ये 1 कब आएगा, जब ये क्या होना चाहिए इवन, तो इसका मतलब सिर्फ अपने को क्या चेक करना है, पी स्क्वायर -1/8, ये अगर इवन आ गया तो उस केस में सॉल्यूशन होगा, अगर ये ऑड होगा तो सॉल्यूशन नहीं होगा। बस यही चेक करना कि किसका पी स्क्वायर -1/8 क्या आ रहा है, इवन आ रहा है, बस यही चेक करना है। तो p की वैल्यू गिवन है 5, p इज इक्वल टू 13, p इज इक्वल टू 19 और p इज इक्वल टू 23, और चेक क्या करना है, पी स्क्वायर -1/8 इवन। बताओ किसमें इवन आ रहा है, थर्टीन के लिए आ रहा है इवन, 5 के लिए क्या आएगा 25 -1/8, ये इसमें आएगा। 3 में 169 -168, इसमें भी ऑड आ रहा है ना, इवन कहाँ आ रहा है, 169 -1 168/8 21 आएगा। 19 में 361, मतलब 360 को डिवाइड करेंगे 8 से, तो ये आ जाएगा कुछ 45, ये भी ऑड आ रहा है। 23 का कितना होता है 529 ना, -1, तो 528 को 8 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 480, ये वाला आ रहा है ना 480, और ये 868, सिर्फ इसी में आ रहा है, 23 में आ रहा है, बाकी किसी में नहीं आ रहा है। क्लियर है सबको ये, तो बाकी सब में -1 आ रहा है लीजेंडर सिंबल, सिर्फ इसमें +1 आ रहा है। तो सिर्फ चेक क्या करना था, पी स्क्वायर -1/8, अगर ये इवन है तो इसके पास सॉल्यूशन होगा, अगर नहीं है तो सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है।
सिर्फ सिर्फ 23 के लिए आ रहा है। ठीक है, तो और तो है नहीं इसका। अच्छा ये देखो, जैसे अगर कभी ये पूछ ले कि कितने नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू मॉड्यूलो 23, कोई भी नंबर देके, मतलब जैसे अगर कोई भी प्राइम गिवन है, अगर ये पूछेंगे कितने नंबर ऑफ उसके साथ क्वाड्रेटिक रेसिड्यू होंगे और कितने उसके साथ नॉन क्वाड्रेटिक रेसिड्यू होंगे, ठीक है, तो उस केस में क्या करना है अपने को, पी स्क्वायर प्लस वन बाई पी स्क्वायर प्लस वन बाई टू इतने नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक रेसिड्यू होंगे, और पी स्क्वायर माइनस वन बाई टू उतने नंबर ऑफ नॉन क्वाड्रेटिक रेसिड्यू होंगे। तो क्या आएगा इसका आंसर बोलो। सॉरी, पी स्क्वायर नहीं, सिर्फ पी, पी प्लस वन बाई टू, सॉरी, पी प्लस वन बाई टू क्वाड्रेटिक रहेंगे और पी माइनस वन बाई टू नॉन क्वाड्रेटिक रेसिड्यू रहेंगे। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? 11 आएगा, ठीक है। 11 नॉन क्वाड्रेटिक है ना, अगर क्वाड्रेटिक, अरे क्वाड्रेटिक रेसिड्यू मॉडुलो होता तो 12, और नॉन क्वाड्रेटिक रेसिड्यू पूछा के लिए 11 आएगा, ठीक है। ये भी निकाल सकते हो आप, a इज इक्वल टू 31 गिवन है और p इज इक्वल टू 7 गिवन है। कैलकुलेट करो, ये सॉल्वेबल है। पहले तो क्या करेंगे, उसमें उसको रिवर्स करके 31 को क्या लिख सकता हूं मैं, 3/7 लिख सकता हूं। पहले में a 31 गिवन है और p इज इक्वल टू 7, और सेकेंड में a 7 गिवन है और p इज इक्वल टू 31। तो इसमें निकालना है अपने को 31/7, इसमें निकालना है अपने को 7/31। समझ में आया सबको? ये पहले तो इसको क्या किया हम लोग, 7 से डिवाइड करके इसका रिमाइंडर लिख दिए। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा अपने पास, 3। और 3/7 को अगर रिवर्स करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 7/3। और यहाँ पे क्या करते हैं, -1/p-1/2 और q-1/2। तो p 3 है तो 3-1/2, q 7 है तो 7-1/2, और यहाँ पे ये 7/3 आ गया। अब ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जब मैं इसको 3 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा, और 1/3 रिमाइंडर सिंबल की वैल्यू क्या होती है, 1। तो सिर्फ ये निकालना है, चेक कर लो माइनस आ रहा है कि प्लस। हम्म, क्या आ रहा है साइन बोलो, माइनस प्लस क्या आ रहा है? हेलो। हम्म,
माइनस आ रहा है ना, तो इसका मतलब इसके ये सॉल्वेबल नहीं है। अब इसका यूज यहाँ पे भी करेंगे हम लोग। ये 7/31 को मैं कैसे देख सकता हूँ, अगर इसको उल्टा करूंगा तो 31/7। हाँ, और ये 31/7 मतलब इन दोनों की वैल्यू सेम आएगी, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, -1। और यहाँ पे क्या निकालना है, -1:7 - 1/2, और क्यू के प्लेस पे 31 - 1/2, तो ये भी ऑड आएगा। 7 - 1/2 यानी कि ये 3, और यहाँ पे ये 30/2 यानी कि 15, तो ये दोनों ऑड है, इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन भी ऑड होगा, तो ये माइनस और ये माइनस, आंसर क्या आ गया, +1। इसका मतलब ये सॉल्वेबल है बट ये सॉल्वेबल नहीं है। क्लियर है सबको ये? अब जैसे मान लो अगर इन जनरल x⁴n a मॉड्यूलो p, अगर ये मान लो अपने को कोई गिवन है, ठीक है, ये x⁴ इन जनरल। अब अगर पूछ ले मान लो कि इसके पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा या नहीं, तो उस केस में अपने को क्या करना है, या फिर इसमें एक तो ये क्वेश्चन आता है कि इसके पास कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, और एक तो ये पूछेंगे कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट हो रहा है या नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे a⁻p−1/d कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो p। अब ये a तो यहाँ से आ गया, p अपने पास ये है, अब ये जो d है वो gcd हो जाएगा अपने पास, किसका, n और p−1 का। तो इसको अगर मैं d से डिनोट करूंगा तो n और p−1 का gcd यहाँ पे अपने को कैलकुलेट करना है, और जितना इसका gcd आएगा उतने नंबर ऑफ इसके पास सॉल्यूशन आएंगे। अब इसके पास सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट होता है, अगर ये सॉल्वेबल है, मतलब ये अगर p इसको डिवाइड कर रहा है उस केस में इसके पास सॉल्यूशन होगा। अगर ये कॉन्ग्रुएंट सॉल्वेबल नहीं है तो इसका मतलब ये भी सॉल्वेबल नहीं है। तो और कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे ये डिपेंड करेगा इस पे n और p−1 पे। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था x³ के लिए कि कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे टू दी कॉन्ग्रुएंस x³ कॉन्ग्रुएंट 3 मॉड्यूलो 7। अब यहाँ पे देखो n के प्लेस पे क्या आ रहा है अपने पास 3, a के प्लेस पे 3, और यहाँ पे p के प्लेस पे 7 आ रहा है। तो पहले तो क्या लेंगे, जीसीडी ले लेंगे। तो जीसीडी कितना आएगा अपने पास, p−1 और n, तो n अपने पास 3 है और p−1 6 आएगा, मतलब उसका जीसीडी क्या आ रहा है 3। लेकिन पहले वो कॉन्ग्रुएंस रिलेशन सॉल्व होना चाहिए। x³ 3 मॉड्यूलो 7, तो क्या होगा, अभी दिख रहा है क्लियर सबको? तो यहाँ पे अपने पास n की वैल्यू 3 है, a = 3 और p = 7 आ रहा है, और d क्या है अपने पास, जीसीडी ऑफ n और p−1। तो ये आ जाएगा अपने पास जीसीडी ऑफ, ये आ जाएगा 3 और p−1 क्या आ जाएगा अपने पास 6। तो यानी कि d = 3 आ रहा है। अब जस्ट ये चेक कर लो कि a p−1 d कॉन्ग्रुएंट 1 मॉड्यूलो p, ये सॉल्वेबल है, चेक करो। सॉल्वेबल है ये, चेक करो एक बार। p = 7 - 1/3 1 मॉड्यूलो 7। नहीं आ रहा ना, 7 - 1 6, 6/3 2, 3 का स्क्वायर 9, 9 - 1 8, तो 7 डजंट डिवाइड 8। तो ये रिलेशन अगर सॉल्वेबल नहीं है तो इसका मतलब ये जो अपने पास रिलेशन गिवन है ये भी सॉल्वेबल नहीं होगा। अगर ये सॉल्वेबल होता तो ये भी सॉल्वेबल होता, और इसके पास कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते जितना इसका जीसीडी आता, बट ये सॉल्वेबल ही नहीं है तो इसके पास 0 सॉल्यूशन। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसके पास, डी, नो सॉल्यूशन। वही अगर डिवाइड करता
उस केस में इसके पास कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं? 3। तो अपना लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन हो गया, और उसके बाद लीनियर कॉन्ग्रुएंस, क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस, ये सब हो गया। ठीक है, बाकी दो इंपॉर्टेंट फंक्शन के बारे में तो डिस्कस कर चुके हम लोग, क्योंकि वो मॉडर्न अलजेब्रा में बहुत जगह यूज होता है। एक तो फाई फंक्शन, फाई ऑफ एन, इसका मतलब क्या होता है? एन या उससे छोटे जितने भी नंबर होंगे, तो उसमें से कौन से नंबर एन के साथ रिलेटिवली प्राइम है, और वो क्या होना चाहिए? एन या उससे छोटे होने चाहिए। सेकेंड, टाउ ऑफ एन, कि एन के कितने नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स होंगे। फाई ऑफ एन के लिए ये एक एरिथमेटिक फंक्शन है, तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर मैं कोई भी p इंटू क्यू लूँ, अगर इनका जिसरी वन, या फिर कोई भी a इंटू बी जिसका जिसरी वन होगा, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? फाई ऑफ a इंटू फाई ऑफ बी। ऐसे ये भी है कि अगर मान लो a और b कोई ऐसे दो इंटीजर है जिनका जीसीडी 1 आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? ब्रेक कर सकते हैं, इसको अलग अलग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन दोनों में क्या करना होता है? सबसे पहले कोई भी n गिवन है तो पहले उनको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखो, p1 रेस टू अल्फा 1, p2 रेस टू अल्फा 2, सॉल्व अप टू pk रेस टू अल्फा k, वेर हर एक प्राइम नंबर ये डिस्टिंक्ट होने चाहिए, मतलब pi ये डिस्टिंक्ट आने चाहिए। ठीक है, अगर हर एक प्राइम नंबर डिस्टिंक्ट है, ये हो सकता है कि सेम होंगे, तो सबसे पहला काम क्या करना है? किसी भी नेचुरल नंबर को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखना है, और हर एक नेचुरल नंबर को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। उसके बाद क्या करना है हम लोग? एक तो फाई ऑफ एन निकालते हैं, तो फाई ऑफ एन निकालना है, तो फाई ऑफ p1 रेस टू अल्फा 1 सॉल्व अप टू फाई ऑफ pk रेस टू अल्फा k। ठीक है, और p1 रेस टू अल्फा 1 का इसका आंसर आता है अपने पास p1 रेस टू अल्फा 1 माइनस p1 रेस टू अल्फा 1 माइनस 1। ऐसे ही pk रेस टू अल्फा k माइनस p रेस टू अल्फा k माइनस 1। ठीक है, तो ये अपने पास किसी भी n का हम लोग क्या निकाल सकते हैं? फाई ऑफ n निकाल सकते हैं, मतलब इस n के साथ कितने नंबर ऑफ रिलेटिवली प्राइम होंगे जो n या उससे छोटे होंगे। ठीक है, तो ये अपने पास फॉर्मूला आ गया। ऐसे ही अगर मान लो ये निकालना है कि कितने नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स होंगे n के साथ, तो वो सबसे सिंपल होता है अल्फा 1 प्लस 1, अल्फा 2 प्लस 1, सॉल्व अप टू अल्फा k प्लस 1। ये क्लियर है सबको? हेलो, तो हम लोग रिलेटिवली प्राइम भी निकाल सकते हैं, इसका बहुत एप्लीकेशन है मॉडर्न अलजेब्रा में। हर जगह जहां पे भी फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग, यही सब फंक्शन का यूज किया जाता है। ग्रुप थ्योरी के अंदर, रिंग थ्योरी के अंदर, फील्ड थ्योरी के अंदर, पूरा इसी का एप्लीकेशन, मतलब प्रूव करने के लिए भी हम लोग इसी का यूज करते हैं। मतलब पूरा नंबर थ्योरी, ग्रुप थ्योरी में नंबर थ्योरी का बहुत एप्लीकेशन है। तो इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि हर एक नंबर को हम लोग प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसी में एक क्वेश्चन है, देखो मोबियस फंक्शन का, कि अगर म्यू अपने पास एक मोबियस फंक्शन है और n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर गिवन है, देन म्यू ऑफ n इंटू म्यू ऑफ n प्लस 1 इंटू म्यू ऑफ n प्लस 2 इंटू म्यू ऑफ n प्लस 3, ये किसके इक्वल आएगा? ठीक है, अब ये n पे डिपेंड करता है, मतलब किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर अपने को म्यू ऑफ n निकालना है इसकी, तो मोबियस फंक्शन की वैल्यू निकालना है, तो इसकी वैल्यू या तो 1 होगी या तो -1 रेस टू r या तो 0 होगा। ठीक है, अब ये -1 रेस टू r कब होगा? जब ये कुछ इस फॉर्म में होगा, p1 p2 सॉल्व अप टू pr, मतलब हर एक प्राइम नंबर का पावर जो है ना वो 1 होगा। और 0 कब होगा? जब p स्क्वायर डिवाइड करेगा n को, या फिर कोई भी pi और सम i।
इससे क्या पता चलता है कि अगर एक भी आई का मतलब किसी भी प्राइम नंबर का पावर अगर एक से ज्यादा है, मतलब 2 3 या इस फॉर्म में होगा, तो इसका मतलब वो n को डिवाइड करेगा। तो उस केस में आंसर क्या आने वाला है? 0 आने वाला है। और n की वैल्यू अगर 1 है तो 1, बाकी हर केस में -1/r आएगा। ये क्लियर है सबको? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं n को मान लेता हूँ 6, तो 6 को कैसे लिख सकता हूँ मैं? 2 into 3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? म्यू ऑफ 6 इज इक्वल टू -1/2। कितने टाइम है ये? अगर r टाइम है तो यहाँ पे r आ रहा है, तो -1/2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1। अगर मान लो मुझे निकालना है 14 का, या फिर मान लो निकालना है 18 का, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? म्यू ऑफ 3 का स्क्वायर इंटू 2। तो ये देखो पी स्क्वायर, अब ये पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो इसका क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसकी वैल्यू 1। 9 आ गया। 3, ये 3 स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसका भी क्या आ जाएगा? 0। समझ में आ रहा है सबको ये? अब इसने अपने क्वेश्चन क्या पूछा है? अब ध्यान दो, इसमें अपने को n तो पता नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा? अपने को ये तो पता है ना कि कोई भी, अगर मैं कॉन्सेक्यूटिव के नेचुरल नंबर ले रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है कि एटलीस्ट एक ऐसी वैल्यू होगी जो k से डिविजिबल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 2 3 4, अगर 3 कंसेक्यूटिव वैल्यू ले रहा हूँ, नेचुरल नंबर ले रहा हूँ, तो इसका मतलब एटलीस्ट एक वैल्यू 3 से डिवाइड होगी। अगर मान लो मैं 5 कॉन्जुगेटिव नंबर ले रहा हूँ, कोई भी रैंडमली ले लो, 7 8 9 10 11, तो एटलीस्ट एक ऐसी वैल्यू होगी जो 5 से डिविजिबल होगी। ऐसे ही कोई भी नेचुरल नंबर कितने टाइम अगर ले रहे हो कंटिन्यू, हाँ मतलब कॉन्जुगेटिव ले रहे हैं, तो जितने टाइम ले रहे हैं उससे एटलीस्ट एक नंबर उसमें ऐसा होगा जिससे डिविजिबल होगा। जैसे अगर मैं 3 कॉन्जुगेटिव नंबर ले रहा हूँ, तो एटलीस्ट एक नंबर 3 से डिविजिबल होगा। इसमें मैं 5 कॉन्जुगेटिव नंबर ले रहा हूँ, तो एटलीस्ट एक नंबर होगा जो 5 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये टोटल कितने इंटीजर यूज हो रहे हैं यहाँ पे? 4, 1 2 3 4, और सारे कैसे हैं? कॉन्जुगेटिव। इसका मतलब क्या है? एटलीस्ट एक नंबर इसमें से 4 से डिविजिबल होगा। जैसे अगर मैं n को 1 ले लूँ, तो क्या आएगा? ये 1, म्यू ऑफ 1, म्यू ऑफ 2, म्यू ऑफ 3, म्यू ऑफ 4। अगर मैं n को 2 पुट करूँ तो म्यू ऑफ 2, म्यू ऑफ 3, म्यू ऑफ 4, म्यू ऑफ 5। ऐसे यहाँ पे मैं अगर 3 लूंगा तो म्यू ऑफ 3, म्यू ऑफ 4, म्यू ऑफ 5, म्यू ऑफ 6, ऐसे कंटिन्यू चलते जाएगा। हर केस में देखो एक 4 से डिविजिबल है, ये 4 से डिविजिबल है, ये 4 से डिविजिबल है, ये 4 से डिविजिबल। ऐसे आगे भी कंटिन्यू करूंगा तो एक एटलीस्ट एक ऐसा n होगा जो 4 से डिविजिबल होगा। क्लियर है सबको ये? अब इसका मतलब क्या हो गया कि अगर इसमें एक n 4 है, मतलब या 4 का मल्टीपल है, इसका मतलब 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? पी स्क्वायर के फॉर्म में ना, 2 का स्क्वायर, और इस फॉर्म में इसका आंसर क्या आ जाता है? 0। अब एक भी नंबर 0 आ गया तो उसका प्रोडक्ट भी क्या आने वाला है? 0। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0। यही अगर फॉर एग्जाम्पल 4 के प्लेस पे अगर 3 होता ना, तब इसका आंसर हम लोग नहीं दे पाते। कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, जैसे मान लो अगर मैंने 8 ले लिया, ठीक है, इसके डिवाइजर क्या क्या होंगे? 1 2 4 8। 5 ऑफ 1 निकालो, 5 ऑफ 2 निकालो, 5 ऑफ 4 निकालो, 5 ऑफ 8। 5 ऑफ 1 कितना आएगा? 1। 5 ऑफ 2 कितना आएगा? 1। 5 ऑफ 4 कितना होगा? इसको 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो 2 का स्क्वायर मतलब 4 माइनस 2, ये 2। 8 को 2 का क्यूब लिख सकता हूँ, तो इसका आ जाए 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर, तो 8 माइनस 4 यानी 4। तो इसका मतलब मैं अगर 5 ऑफ n का सम लूं, 5 ऑफ d का, वेयर d डिवाइड्स n, तो इसका आंसर कितना आ रहा है? 5 ऑफ 1 प्लस 5 ऑफ 2 प्लस 5 ऑफ 4 प्लस 5 ऑफ 8।
तो ये आ रहा है 1 + 1 + 2 + 4 इज इक्वल टू 8। मतलब ये किसके इक्वल आ गया, n के इक्वल आ गया। n को 8 ले रहा हूँ, वेट आ गया। तो ऐसे इन जनरल कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, ठीक है, उसके जितने भी पॉजिटिव डिवाइजर है उनका अगर मैं फाई फंक्शन निकाल के अगर सम करूं तो उसका आंसर कितना आता है, हमेशा n आता है। उसको बोलते हैं आइलर्स थ्योरम। क्लियर है सबको ये? ये क्लियर है सबको? तो ये आइलर्स थ्योरम है कि कोई भी नेचुरल नंबर हो, उसके जितने भी पॉजिटिव डिवाइजर हैं, अगर उनका मैं फाई फंक्शन निकाल के या फिर उनके साथ जितने भी रिलेटिवली प्राइम है, हर एक पॉजिटिव डिवाइजर्स का निकाल के अगर मैं सम करता हूं तो उसका आंसर हमेशा उसी n के इक्वल आता है। और ऐसे अगर मोबियस फंक्शन का निकालेंगे तो मोबियस फंक्शन का 0 आता है, ठीक है। अब ये देखो, ये इसमें डायरेक्ट आया है, फाई ऑफ n डिनोट द आइलर फंक्शन। तो क्या आएगा इसका आंसर? n क्या है अपने पास? 24। इसमें यही पूछा है ना, फाई ऑफ n ए 24। फाई ऑफ n डिनोट कर रहा है आइलर फंक्शन अपने पास, फाई ऑफ d वेयर d डिवाइड 24, मतलब 24 को डिवाइड करने वाले जितने भी पॉजिटिव डिवाइजर्स हैं उनके फाई फंक्शन का सम ले रहा हूं मैं, और वो आंसर हमेशा n के इक्वल ही आता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 24। ऐसे अगर मोबियस फंक्शन का बोल रहा है तो खाली n 1 को छोड़ देंगे तो किसी भी n के लिए इसका समेशन हमेशा क्या आता है? 0, सिर्फ 1 को छोड़ के। तो ये अपने पास क्या है? 1000। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सीधा 0 आ जाएगा। ऐसे एक बार और पूछा था कि फाई ऑफ डी, यहाँ पे डी किसको डिवाइड कर रहा है? 108 को, मतलब n की वैल्यू 108 है, तो आंसर भी क्या आ जाएगा अपना? सी ऑप्शन 108। ठीक है। हम्म। ऐसे अगर मान लो किसी नेचुरल नंबर को अपने को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, हम्म, तो कौन से ऐसे कंडीशन में मैं इस n को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख पाऊंगा? तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, उस n को प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखेंगे। n इज इक्वल टू, बट अब इसको लिखना कैसे, ध्यान दो, 2 रेस टू अल्फा के फॉर्म में लिखना है। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ p रेस टू मान लो कुछ बीटा, और ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ p रेस टू मान लो कुछ गामा। ठीक है। अब इस p का कंडीशन क्या होगा कि p कॉन्ग्रेंट 1 मॉडुलो 1, ऐसे ही p कॉन्ग्रेंट 1 मॉडुलो 3 आ जाएगा अपने पास। ठीक है, ये इस फॉर्म में इसको लिखना है, 2 रेस टू अल्फा p रेस टू बीटा, और यहाँ पे ये जो p आएगा वो मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर 4p माइनस 1 को डिवाइड कर रहा है और यहाँ पे 4p माइनस 1 p माइनस 3 को डिवाइड करेगा, तो इससे तो अपने को लेना देना नहीं है, अपने को लेना देना सिर्फ इससे है। जो भी प्राइम नंबर का पावर अगर p माइनस 3 को 4 डिवाइड कर रहा है, बस ये चेक करना है कि उसका जो पावर है ना वो हमेशा इवन आना चाहिए, बस इतना ही चेक करना। क्लियर है सबको ये?